नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की। जैसा कि आपको जानकारी है ही कि इस बार आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी के पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव किया है। बहुत से टॉपिक जोड़े गए, बहुत हटाए गए। क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, इस संबंध में मैं आपको पहले ही एक वीडियो बनाकर जानकारी दे चुका हूँ। कौन-कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक सूची है, इन सब के बारे में। तो उसी पाठ्यक्रम में एक नया टॉपिक जो है आपको अलग से मेंशन करके दिखाया होगा, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता। हालांकि देखा जाए तो ये टॉपिक कोई नया नहीं है, पहले भी हम इसे पढ़ा करते थे आधुनिक काल के अंदर ही। लेकिन क्योंकि इसको अलग से इस बार मेंशन किया है तो संभावना है कि भारतेंदु युग की जो पत्र पत्रिका हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो 102 बनने की संभावना है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपसे एक वादा किया था कि जो भी टॉपिक इस बार नए जुड़े हैं उनसे संबंधित सामग्री मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा, और मैंने करवाई भी है लगभग। ये एक टॉपिक रह गया था, तो ये टॉपिक की भी जो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी इसके नोट्स की। और जो साथी जुड़ा हुआ है उसको तो इसकी जानकारी है ही, और जो नहीं जुड़ा हुआ है उसके लिए है कि इसके भी जो नोट्स है इस कक्षा के बाद जो है पीडीएफ आपको उस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है साहित्य पीठ, इस नाम से टेलीग्राम है, और आप चाहो तो इस पर जुड़ सकते हो। जैसे आप अभी देखोगे घनानंद कवित नाम से ये नया जो है सिलेबस में जोड़ा गया था। कबीर ग्रंथावली की महत्वपूर्ण आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। भ्रमर गीत सार जो है आपको यहाँ मैंने पीडीएफ उपलब्ध करवाई है। सेकंड ग्रेड में इस बार जो डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर की मीरा पदावली जोड़ी है उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी थी यहाँ। राम की शक्ति पूजा है, नागमती वियोग खंड है, इन सब की प्रामाणिक पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी। इसके अतिरिक्त जो अभी सेकंड ग्रेड की आंसर की आई है उसमें एक प्रश्न आपत्ति योग्य था, तो उसका भी प्रमाण मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करवाया था। तो जो जुड़ा हुआ है उसको इसकी जानकारी है। अब इस प्रमाण को लेकर, जैसे कि मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी उपलब्ध करवाए थे और सेकंड ग्रेड में इस प्रश्न को लेकर आपत्ति थी तो उपलब्ध करवाया था। अब बात यह है कि जहाँ से आपने कोचिंग की या जहाँ से आप पढ़ रहे हो, वो शिक्षक जब आपको नोट्स लिखवाते हैं और उस नोट्स में से अगर कोई ऐसा प्रश्न आरपीएससी गलत मान ले, तो शिक्षक का दायित्व होगा कि सामान्य तौर पर होना चाहिए ये कि वो आपको एक प्रमाण के रूप में उपलब्ध करवाए ताकि आप आपत्ति लगा सको और आपका किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो सामान्य तौर पर मैंने देखा नहीं कोई आपत्ति किसी ने भी प्रमाण उपलब्ध करवाया नहीं, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह प्रमाण उपलब्ध करवाया था, जिसे बाद में आपने बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हुए देखा होगा। इसलिए आप चाहो तो इससे जुड़ सकते हो, इसमें सामग्री आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि जो भी ये सामग्री होगी या टेलीग्राम चैनल पर कुछ ऐसी सामग्री डाली हुई है या और कोई मैं पोल प्रश्न वहाँ करता हूँ, उसमें से अगर कोई प्रश्न आरपीएससी गलत मान लेती है या उसका उत्तर गलत मान लेती है तो उसका प्रमाण मैं आपको स्वयं उपलब्ध करवाऊंगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हो और सामग्री का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए, ध्यान रखना, नाम है साहित्य पीठ। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की। अब कुछ बातें करेंगे पत्रकारिता को लेकर भी कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आधुनिक काल में एक पत्रकारिता नई शैली के रूप में या नई विधा के रूप में सामने आई है। तो सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि आधुनिक काल में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होगी। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 6 सितंबर 1556 में पहली भारत की प्रिंटिंग प्रेस यहाँ लगी थी, गोवा में सेंट पॉलेज कॉलेज प्रेस नाम से लगी थी। लेकिन सामान्य होने में बहुत समय लगा। और दूसरा है कि हिंदी में अगर कुछ टाइप करना है या हिंदी में कुछ प्रिंट करना है तो अलग अलग टाइप बना करते हैं, उन टाइपों को बनने में भी बहुत समय लगा था। तो एक आधुनिक काल में एक हम कह सकते हो कि एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मानी जाती है। अब ऐसा है कि हर कालखंड में कवि का यही उद्देश्य रहता है कि जो कुछ लिखता है वो जनता तक पहुंचे, और जनता तक पहुंचाने का जो भी माध्यम रहते हैं उनका प्रयोग करते हैं। आधुनिक काल से पहले प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो उनके पास अपनी बात पहुंचाने के अधिक माध्यम थे नहीं। तो कवि क्या करते थे, या तो कवि किसी दरबार से जुड़ा होता था, या कवि या संत है या भक्त है, तो वो प्रत्यक्ष होकर सामने या दरबार में उपस्थित होकर कवि अपनी कविताएं लोगों के बीच में रखते थे,
या जैसे संत है तो वो अपने अनुयायियों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करते थे या रखते थे। तो इससे ही उनको अपनी बात रखने का एक माध्यम मिलता था। लेकिन जैसे ही हमारे पास आधुनिक काल में प्रिंटिंग प्रेस आई, और प्रिंटिंग प्रेस आते ही आप साहित्य के क्षेत्र में एक आप क्रांतिकारी बदलाव देख सकते हो, बहुत सहायता हुई। तो अब हमें सीधा जनता के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात कवि या लेखक को ऐसा नहीं कि जनता के बीच में जाकर वो अपनी कविता रखें, उनके बीच में अब माध्यम आ गया था कि वो अपनी पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित करवाएं और पुस्तकों की प्रतियां जो है वो अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। और उसी प्रिंटिंग प्रेस की और किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाभ लिया जा सकता था, तो उसको लेकर एक और शैली चली जिसको हम कहेंगे पत्रकारिता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आधुनिक काल आया तो हमारे सामने नई नई समस्याएं, नए नए मुद्दे उत्पन्न हुए। अब उन मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई, मुद्दों पर बात भी रखनी है। अब बात रखने के लिए कवि, जैसे आज कोई घटना घटित हुई है और उस घटना के बारे में कवि आज अपने जो है लिखना शुरू करे और वो ठीक ठाक पुस्तक बने और उस पुस्तक को फिर प्रकाशित करवा कर फिर जनता तक पहुँचे, उसमें इतना समय खर्च हो जाता था कि उस घटना का कोई महत्व ही नहीं रहता था। तो पत्रिका आने से क्या हुआ कि विचार अभी उत्पन्न हुए हैं, और वो अगर साप्ताहिक पत्रिका है 7 दिन के अंदर अंदर वो लगभग सभी पाठकों तक उनके विचार पहुंच जाते थे, कोई घटना की जानकारी सबको हो जाती थी। इसलिए एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी बदलाव के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो जैसी नई नई समस्या आई, राष्ट्रीयता का मुद्दा हो गया, सामाजिक या फिर आप धार्मिक सुधार से संबंधित कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें ये आवश्यकता थी कि कवि और जनता की ही भावनाओं को रखें अपने विचारों के माध्यम से, तो वो सारी बातें पत्रकारिता के माध्यम से बहुत आसान मार्ग हो गया था। इसीलिए आप देखोगे कि इस आधुनिक काल के शुरुआती जो है कालखंड में ही पत्रकारिता में भी लगभग हर दूसरा कवि या लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादन करता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत सुगम मार्ग हो गया था जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए। इसके अलावा भी प्रिंटिंग प्रेस आने से बहुत लाभ हुआ है, वो है गद्य को लेकर। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आती तो गद्य का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा आज हम देख पा रहे हैं। क्योंकि गद्य और पद्य में, अब जैसे आप देखोगे कि आधुनिक काल से पहले आपको गद्य उस अवस्था में नहीं मिलेगा। उसकी मोटी वजह क्या है? मोटी वजह यही है क्योंकि उस समय प्रेस की व्यवस्था नहीं थी। कवि अपनी बात जो है वो सीधे जनता तक ही पहुंचा पाता था, और उसके लिए गद्य अच्छा माध्यम नहीं था, क्योंकि गद्य लंबे समय तक याद नहीं रहता। पद्य में क्योंकि लय आ जाती है, पद्य में नाद सौंदर्य हो जाता है, पद्य में आपके छंद है और राग रागिनियों का मिश्रण होता है। इसीलिए इनसे कोई भी बात जब कवि कहता था तो उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता था और याद भी रहता था। जैसा कि आप भी देखोगे, आपको भी कह दिया जाए कि एक गद्य की 4 पंक्तियाँ पढ़नी है और एक कविता पढ़नी है, और फिर आपको उसको 10 दिन बाद वापस सुनाने के लिए कहा जाए, तो आप ये तय है कि आपको कविता लंबी याद रहेगी और गद्य की पंक्तियाँ याद नहीं रह पाएगी। और गद्य तभी सार्थक हो पाएगा जब हमारे पास प्रिंट की व्यवस्था आए, ताकि हम हर एक को एक एक प्रति पहुंचा सके जो पाठक पढ़ना चाहते हैं। अगर यही प्रिंटिंग प्रेस आपको मध्यकाल में मिलती, भक्ति काल में अगर आप देखने को मिलती, तो ये तय है कि कबीर हो गए या संत कवियों के बहुत सारे जो विचार है ना आपको गद्य में दिखाई पड़ते। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उनको गद्य लिखना नहीं आता था या गद्य पता नहीं था। अब क्या है, गद्य क्या है? जो वार्तालाप है, हम बातचीत करते हैं, वही तो शैली है, उसी में तो लिखना है। लेकिन वो शैली इतनी कारगर सिद्ध नहीं होती है जब तक वो शब्द उसी रूप में नहीं जाए जिस रूप में कवि या जो लेखक ने कहे हैं। इसलिए जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद से लेखकों के पास, कवियों के पास अपनी बात रखने का बहुत अच्छा माध्यम मिल गया था और उनको प्रत्यक्ष जनता के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस को सामान्य होने में बहुत समय लगा, इसलिए 6 सितंबर को तो 1556 को स्थापना हो चुकी थी, लेकिन पत्रकारिता के आने में बहुत समय लगा। उसकी वजह क्या थी? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में उनकी पत्रकारिता विरोधी नीतियाँ, वो चाहते नहीं थे कि पत्रकारिता सामने आए, क्योंकि पत्रकारिता आते ही कवि कई मुद्दों को हाथों हाथ उठाएंगे और जनता के बीच में हाथों हाथ रख लेंगे। इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता विरोधी नीति के कारण 1780 से पहले तो भारत में किसी भी भाषा में पत्रिकाओं का प्रकाशन होना संभव था ही नहीं। फिर क्या हुआ है कि सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इनके प्रयासों से बंगाल गजट नाम से ये प्रकाशित हुआ है।
पहला भारत का समाचार पत्र कहो, अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कहो, जिसको हम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं या हिक्की गजट नाम से भी इसको जाना जाता है। ये 29 जनवरी 1780 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था और उसके बाद पत्र पत्रिकाओं का एक क्रम या सिलसिला चल पड़ा। तो ये पहला पत्र है। इसके प्रकाशन होते ही अन्य जो संपादकों में एक प्रेरणा जगी और उन्होंने अलग अलग प्रकार के पत्र प्रकाशित करने शुरू किए। आरंभ में अंग्रेजी पत्र प्रकाशित होते थे और जिनका भारतीय जनता से वैसे सीधा संबंध नहीं था। भारत में अंग्रेजी समझने वाले, पढ़ने वाले इतनी वैसी संख्या कम थी, तो इन अंग्रेजी समाचारों में या समाचार पत्रों में भारत को लेकर कोई ज़्यादा मुद्दे हुआ नहीं करते थे, इसलिए सीधा संपर्क था नहीं। लेकिन हुआ क्या है कि इन पत्रों ने, अंग्रेजी पत्रों ने भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के ढांचे का निर्माण इन्होंने जरूर कर लिया। अर्थात अब दूसरे जो हिंदी के संपादक थे, जो चाह रहे थे कि वो हिंदी के समाचार पत्र का भी प्रकाशन करें, उन्हें एक प्रेरणा जरूर मिल गई और उसके बाद से पत्र पत्रिकाओं का जो आप क्रम कह सकते हो वो चल पड़ा। आगे ध्यान रखना है, भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का श्रेय राजा राम मोहन को दिया जाता है। इनको दिया जाता है कि इन्हीं के प्रयासों से फिर भारतीय भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। अब आगे बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता की। तो पूरे हिंदी पत्रकारिता को हम, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पत्रकारिता के केंद्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो उन्हीं के नाम पर हमने पूरी पत्रकारिता के कालखंड को विभाजित किया है। तो पूरे 3 कालखंड में विभाजित कर सकते हैं। एक है भारतेंदु पूर्व पत्रकारिता, जो 1836 से 1867 के बीच में इसका समय है, अर्थात 1826 आप कर लेना यहाँ, 1826 से 1867 कि 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उदंत मार्तंड। वहां से लगाकर 1867 अर्थात 1868 में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन शुरू कर दिया था। तो यहाँ से लगाकर 1867 के बीच का समय है भारतेंदु पूर्व पत्रकारिता। उसके बाद है भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, जो 1868 से 1900 के बीच में ये समय है, अर्थात कवि वचन सुधा से लगाकर आपके सरस्वती पत्रिका तक के बीच का समय है। उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु उत्तर कवि पत्रकारिता, जो सरस्वती पत्रिका के बाद का सिलसिला जो चल पड़ा। अब हमारे पाठ्यक्रम में ये जो है आपको कालखंड पढ़ना है, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता 1868 से लगाकर 1900 के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिका रही, क्या रही, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। तो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि को भी समझ लेंगे और देख लेंगे कि कौन कौन सी हिंदी की पत्रिकाएं शुरू हुई थी, आरंभ हुई थी, और फिर भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं कौन कौन सी रही है या उनमें कौन कौन संपादक रहे, उसकी बात हम करेंगे। तो देखते हैं भारतेंदु पूर्व पत्रिकाएं कौन सी है। 1826 से लगाकर 1867 के बीच का समय है। भारतेंदु के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर समाप्त हो चुका था, पूरा हो चुका था, अर्थात 1867 से पहले बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी थी। इन पत्र पत्रिकाओं का संबंध सीधे जन जागरण से है, अतः किसी प्रकार के अन्याय या पक्षपात का प्रतिकार करने के लिए जनता जब उठ खड़ी होती है तो उसे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। कहने का भाव ये है कि जो जनता की चित्तवृत्तियां हैं, जनता के विचार हैं, उन्हीं विचारों को सहेजना, उन्हीं विचारों को वापस अपने विचारों के साथ मिलाकर पत्रकारिता के माध्यम से प्रस्तुत करना किसी भी संपादक का धर्म है, किसी भी साहित्यकार का यही धर्म है। तभी तो शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का स्थायी प्रतिबिंब होता है। तो जो जनता की वृत्तियां थी, जनता की चिंताओं को ही इन्होंने, इन्हीं वृत्तियों को अपने पत्रकारिता के माध्यम से रखने का प्रयास किया। उन दिनों जन जागरण बड़ा आवश्यक था, तो जन जागरण का जो केंद्र था ना भारत का, वो कलकत्ता था, ये बात ध्यान रखनी है। अतः हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भी कलकत्ता से हुआ है, मतलब किसी हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं, बल्कि कलकत्ता से हिंदी पत्रकारिताओं का आरंभ शुरू हुआ। हिंदी में हमेशा से ये रहा है, जैसे हिंदी का पहला इतिहास भी हिंदी भाषा में नहीं होकर फ्रेंच भाषा में रहा है, वैसे पत्रकारिता भी देख लो, हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं होकर कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये ध्यान रखना है आगे। अब पहला पत्र कौन सा हिंदी का, उन संबंध में हम बात करेंगे। तो पहला पत्र है जिसका नाम है उदंत मार्तंड। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है।
इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से, और वो भी साप्ताहिक रूप में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके संपादक के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना, पंडित युगल किशोर शुक्ल। कहीं जगह जुगल किशोर शुक्ल मिले तो भी कोई परेशानी नहीं है, एक ही बात है। तो जुगल किशोर शुक्ल जो है इसके संपादक थे। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, इसमें ध्यान रखना है। अब ये नई शैली थी लोगों तक अपने विचार रखने की, तो लोग भी धीरे-धीरे उसको स्वीकार कर रहे थे। और दूसरा ये है कि पाठकों की उस समय घोर कमी थी, पाठक इतने नहीं थे कि उन पत्रिकाओं को खरीदे और पढ़े, वैसी आर्थिक दशा भी इतनी अच्छी थी नहीं, और दूसरा पाठक भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था थी नहीं। हाँ, मध्यकाल की तुलना में आपको आधुनिक काल में शिक्षा ठीक-ठाक मिलेगी, लेकिन केवल संपादक का इतना अच्छा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, पाठक भी उतना पढ़ा लिखा हो ताकि उन विचारों को समझे और करे। इसलिए पाठकों की कमी जो है शुरुआत में खूब आपको देखने को मिली, और उसके कारण पाठकों की कमी थी, और पाठकों की कमी होने के कारण आर्थिक दशा ठीक नहीं हो पाई उस पत्रिका की, और 4 दिसंबर 1827 को यह बंद हो गया। बहुत कम समय चला, लेकिन इसने आने वाले हिंदी पत्रों को एक प्रेरणा दे दी कि इस प्रकार से हिंदी पत्रों का भी प्रकाशन किया जा सकता है। अब इसमें इस उदंत वार्तन में खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा का उल्लेख हुआ है, मतलब खड़ी बोली शब्द का प्रयोग नहीं करके इन्होंने किया था मध्य देशीय भाषा, क्योंकि उस समय खड़ी बोली शब्द इतना प्रचलन में था नहीं, और हिंदी भाषी क्षेत्र को हम मध्य देश भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है, इसलिए इन्होंने खड़ी बोली के लिए क्या प्रयोग किया, मध्य देशीय भाषा शब्द का प्रयोग किया। और इसी पत्र के आधार पर, क्योंकि ये पहला समाचार पत्र था हिंदी का, इसी पत्र के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे, इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा पत्र है बंगदूत, भारतेंदु से पहले। ये 1829 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था कलकत्ता से, और ये भी साप्ताहिक के रूप में। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ ठाकुर और प्रसन्न कुमार ठाकुर, इनके सामूहिक प्रयत्न से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। यह 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी और हिंदी। लेकिन इसके संपादक जो थे ना, वो थे नीलरतन हालदार। तो ये संपादक के बारे में थोड़ा अगर ध्यान रख पाओ तो अच्छी बात है। राजा राममोहन राय संपादक नहीं थे, इन्हीं के प्रयत्न से ये निकला था, और पहले संपादक थे नीलरतन हालदार। उसके अलावा एक और पत्र निकला था प्रजामित्र, ये 1834 में कलकत्ता से और साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। अब ये था कि यहाँ से पहले ये जो पत्र है आपको मिलेगा बनारस अखबार, इससे पहले जितने भी पत्र प्रकाशित हुए हैं वो सारे के सारे कलकत्ता से प्रकाशित हुए हैं, अर्थात अहिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित हुए हैं। यह पहला समाचार पत्र है बनारस अखबार, ठीक है, जो बनारस से ही, काशी से ही प्रकाशित होता था, और यह पहला है जो हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र। इसके बारे में ध्यान रखना है। 1845 में ये प्रकाशित हुआ है, साप्ताहिक होता था काशी से, और इसे निकाला किसने था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। और इसके संपादक कौन थे, तो ये ध्यान रखना है, गोविंद नारायण थत्ते। ये मराठी क्षेत्र से आते थे और ये इसका संपादन करते थे। विशेष बात क्या है इसमें, तो ये है कि यह हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो ये अच्छी बात है, इसको लेकर ध्यान रखना। इसकी भाषा कैसी थी, तो इसकी भाषा थी उर्दू मिश्रित हिंदी। भाषा हिंदी थी लेकिन उर्दू के शब्दों की भरमार थी। भारतेंदु से पहले 2 प्रकार की शैलियां आपको देखने को मिलेगी। एक थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उर्दू मिश्रित हिंदी, और दूसरी राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी। लेकिन भारतेंदु मध्यम मार्गीय जो है आप भाषा को अपनाने वाले थे। उन्होंने जो लोक भाषा थी, सहज भाषा थी, उसको अपनाया, और अप्रचलित शब्द जो थे उनको परिमार्जित किया, शुद्ध किया, उनको निकालने का कईयों को प्रयास किया। इसीलिए जब आपने पढ़ा भी होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी जो पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसको लेकर एक बात कही थी कि हिंदी नई चाल में ढली 1873। तो उसकी वजह ये थी, आगे और पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना ये है क्योंकि राजा शिव प्रसाद जो थे ना, वो हिंदी उर्दू के बड़े हिमायती थे, इसलिए उर्दू उन्हें बहुत पसंद आती थी। इसलिए आप एक तरह से कह सकते हैं इस बनारस अखबार जो है, इसकी लिपि भली देवनागरी थी, लेकिन शब्दों का जो है अधिकतर उर्दू शब्दों का ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए शुक्ल जी को ये बड़ा खटकता था, ये पत्र की भाषा को लेकर आगे टिप्पणी भी की है, आगे पत्रों में देखेंगे क्या टिप्पणी की थी।
आगे एक पत्र आता है सुधाकर पत्र 1850 में, बाबू तारा मोहन मित्र ने ये के संपादक में ये प्रकाशित होता था, काशी से साप्ताहिक। एक बुद्धि प्रकाश है 1852 में, मुंशी सदा सुखलाल के प्रयासों से ये संपादित होता था, आगरा से साप्ताहिक। अब यहाँ एक थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, समाचार सुधा वर्षन। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि समाचार सुधा वर्षन से पहले अब जितने भी पत्र थे वो सारे के सारे साप्ताहिक थे, लेकिन यह हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। नाम है समाचार सुधा वर्षन, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। इसका प्रकाशन 1854 में कलकत्ता से, और किस रूप में होता था? दैनिक रूप में होता था, प्रतिदिन ये निकलता था। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। इसको थोड़ा ध्यान रखना। और आगे ये रही है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। तो समाचार सुधा वर्षन के बारे में एक बात ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले जितने भी थे सारे के सारे साप्ताहिक, और ये अकेला था जो दैनिक के रूप में निकलता था। यह भी महत्वपूर्ण है, राजा लक्ष्मण सिंह का ये पत्र था प्रजा हितैषी। तो इसका प्रकाशन 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से इसे निकाला था। और इसकी भाषा जो थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, संस्कृत निष्ठ हिंदी के ये पक्षधर थे। और राजा शिव प्रसाद जो थे वो थे उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे। इसलिए देखो, शुक्ल जी ने आपके राजा शिव प्रसाद की भाषा को लेकर भी टिप्पणी की है, और इनकी भाषा को लेकर भी। तो क्या कहा है कि यह प्रकृति विरुद्ध भाषा जो राजा शिव प्रसाद की उर्दू थी, खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर हिंदी का नमूना लेकर, पहली बार ठीक ठाक हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। तो शुक्ल जी ने यह कथन कहा है। इसका अर्थ है शुक्ल जी को वो भाषा कोई खास पसंद थी नहीं जो राजा शिव प्रसाद प्रयोग कर रहे थे, इसलिए कहा कि हिंदी का नमूना लेकर पहली बार जो है राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े हैं। अब ये पत्र थे भारतेंदु से पहले पहले, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1826 से लगाकर 1867 तक का कालखंड है, हिंदी पत्रकारिता का शैशव काल ही कहा जा सकता है। क्योंकि नए नया ये शैली आई है, लोग सीख रहे थे, संपादित कर रहे थे, कई कमियां थी, रह रही थी। अब फिर आगे भारतेंदु ने इन कमियों को दुरुस्त किया और पत्र पत्रिकाओं का चलन को एक अच्छा मार्ग दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारे पाठ्यक्रम में है वो है भारतेंदु युगीन पत्रकारिता। 1868 से 1900 के बीच में ये माना जाता है इसका समय। अब इसमें क्या हुआ है? एक तो ये हुआ है कि अवधि भाषा में इसी अवधि में हिंदी भाषा का रूप स्थिर और परिमार्जित हुआ। हिंदी भाषा जो है उस समय ठीक ठाक शुद्ध होने का प्रयास भारतेंदु के द्वारा यहाँ किया गया है, क्योंकि उस समय हिंदी की ठीक शैली थी नहीं, अलग अलग शैलियाँ चल रही थी, और भारतेंदु ने आकर एक हिंदी को एक दिशा दी, एक प्रकार से शब्दों को जो शुद्धिकरण का प्रयास किया। अब मान देखा जाए तो हिंदी को बहुत अच्छे से परिमार्जित करने का श्रेय तो आपको जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, लेकिन हम कह सकते हैं कि पहली बार प्रयास जो है ना वो भारतेंदु ने शुरू कर दिया था। जागरण और सुधार की भावना का प्रसार हुआ, उस समय बहुत आवश्यक था। अंग्रेजों की जो आप कह सकते हो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं उनको उजागर करना, भारतीय जनता में जागरण जो है या उनको चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, ये उस समय सामान्य मुद्दे थे, और इन्होंने ये सारा काम बहुत अच्छे से अपने पत्रिकाओं के माध्यम से किया। इसके अलावा क्या हुआ है कि अनेक वर्णों और धर्मों में विभाजित भारतवासियों ने अपनी जाति वर्ग के उत्थान के लिए जाति और धार्मिक पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन इस कालखंड में शुरू कर दिया था। सब अपने अपने धर्म को लेकर भी कई पत्रिकाएं निकाला करते थे। पत्र पत्रिकाओं में गंभीर लेख निकलने लग गए थे, और इनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना भी अधिक प्रखर रूप में सामने आई। भारतेंदु युग की एक विशेषता है काव्य की कि पहली बार हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता के भाव जो है वो यहाँ देखने को मिलेंगे भारतेंदु युग में। तो इन पत्रिकाओं ने भी बहुत अच्छा काम किया था राष्ट्रीय चेतना को जन जन तक पहुँचाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है अब भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के क्या क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य को लेकर वो चला करते थे। तो पहला ये है, भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करते हुए जनतांत्रिक भावनाओं का पोषण करना। सीधी सी बात है, उस समय जनता का जो मूड है, जनता की जो वृत्तियां हैं, उनका पोषण करना, उन्हीं के अनुरूप अपने विचार वापस प्रकट करना, और जनता में राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना। पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानकर राष्ट्रीय चेतना के अनुसार लोगों तक अपने विचार पहुंचाने का काम कर रहे थे। अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करना, जो भी अंग्रेज या अंग्रेजी जो भी सत्ता थी वो भारतीय जनता का जो शोषण कर रही थी, उनकी सब षड्यंत्रकारी नीतियों का विरोध यहाँ करते थे।
समसामयिक समस्याओं का चित्रण करना, आज कोई घटना घटित हुई है उस घटना के बारे में जो है अपने विचार रखना, समसामयिक जो भी समस्याएं थी उनके बारे में। सामाजिक कुरीतियां उस समय भरी पड़ी थी और रूढ़ियां हैं उन पर प्रहार करना और प्रयास ये करना कि इनमें सुधार आए। तो ये सब ये अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से और अपने लेखों के माध्यम से अच्छे से करते थे। प्राचीन कवियों की कविताओं को महत्व देना, ये भी उन्होंने अच्छे से किया। जैसे भारतेंदु की पहली ही पत्रिका कवि वचन सुधा, उसका तो मूल उद्देश्य यही था शुरू में कि इसमें केवल प्राचीन कवियों की कविताएं ही प्रकाशित की जाएगी, लेकिन बाद में उसमें समाचार वगैरह प्रकाशित होने लगे, जो अभी आगे हम देखेंगे। और आगे है हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करना, यह भी उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ताकि हिंदी जन जन तक वापस पहुंचे। और उस समय क्योंकि खड़ी बोली हिंदी भाषा, आप कह सकते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के केंद्र में आ चुकी थी, इसलिए खड़ी बोली का प्रचार जो है अच्छे से हो रहा था। नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करना, ये सारे उद्देश्य भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के माने जाते हैं। और भी खूब हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ प्रयास किए लिखने का। अब आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में सबसे पहला नाम स्वयं भारतेंदु का आता है। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, तो ये ध्यान रखना है। भारतेंदु ने अपने जीवन काल में 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें सबसे पहला नाम है कवि वचन सुधा 1868। उसके बाद दूसरी पत्रिका जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। ठीक है, इसी का ही नाम आगे चलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हुआ था। तो दूसरी पत्रिका 73 में उन्होंने निकाली हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से, और तीसरी पत्रिका का संपादन किया था बाला बोधिनी नाम से 1874 में। तो ये 3 पत्रिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण है भारतेंदु को लेकर। प्रश्न भी आ चुका है कि कौन सी एक पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। 3 ये विकल्प में होते हैं, एक विकल्प में जो दूसरी किसी पत्रिका का नाम होता है। तो इन तीनों का नाम याद रखना और तीनों का ही प्रकाशन वर्ष भी बराबर याद रखना, क्योंकि भारतेंदु युग में भारतेंदु की ही पत्रिकाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और बाकी वाले पत्र भी आपको ठीक ठाक देखने का प्रयास करना है। तो अब हम एक एक देखने का प्रयास करेंगे कि भारतेंदु ने किस किस प्रकार से कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की और क्या क्या उसमें बातें थी। तब सबसे पहला नाम आता है कवि वचन सुधा का। ये भारतेंदु की पहली पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1868 में काशी से हुआ। तीनों पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने काशी से ही किया है, क्योंकि वो ही उनका आप कह सकते हो कि साहित्य क्षेत्र था। काशी से 1868 में। अब ऐसा कि बहुत सारी जो पत्रिकाओं की जो पुस्तकें हैं जो अलग से ही, उसमें आपका इस कवि वचन सुधा का समय कई जगह दिखाया गया है 15 अगस्त 1867 ईस्वी। 15 अगस्त 1867 ईस्वी दिखाया गया है। लेकिन ध्यान रखना कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग पर बहुत अच्छा साहित्य ये अपनी आलोचनात्मक जो लेख लिखे हैं, उन्होंने 1868 बताया है इस कवि वचन सुधा का समय। और इसके अलावा आरपीएससी में भी 2-3 बार प्रश्न आ चुका है और उसमें 1868 ही सही माना गया है। जो पुराने प्रश्न हैं वो मैं आपको उसी नोट्स की पीडीएफ के पीछे जो है मैंने ऐड कर दिए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो सेकंड ग्रेड में एक बार ये प्रश्न आ चुका है 2018 वाले शायद पेपर में। ठीक है, उसमें भी आपके 1868 ही सही माना गया है। संपादक है भारतेंदु, संपादक भारतेंदु ही थे। अब विशेष बातें क्या है, कुछ तथ्य हैं उसको साथ में देखते हुए चलते हैं। प्रारंभ में ये मासिक थी। जब ये पत्रिका प्रकाशित होती थी तो पहले मासिक हुई थी, फिर पाक्षिक होनी शुरू हुई, लेकिन 1 सितंबर 1873 के बाद से ये साप्ताहिक हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये पत्रिका लोगों के बीच में पहुंची होगी, पाठकों के बीच में पहुंची होगी और बहुत अच्छी जो है अच्छे से मांग आनी शुरू होगी, इसलिए पहले महीने में और फिर 15 दिन में एक बार और उसके बाद 7 दिन में एक बार इसका प्रकाशन होता था। इसका मतलब इसकी प्रसिद्धि का पता हमें इससे ही पता चल सकता है कि मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक होने से ही। अब विशेष क्या है और देखते हैं कि यह हिंदी की पहली साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है। यह वो कहाँ है, वासुदेव नंदन प्रसाद ने ये बात कही है कि हिंदी की पहली ये साहित्यिक पत्रिका है। हालांकि ये शुद्ध साहित्यिक पत्रिका नहीं थी, ये रामविलास शर्मा ने अगले ही कथन में ही कहा ही है, लेकिन साहित्यिक पत्रिका जरूर थी। शुद्ध रूप से थी नहीं, क्योंकि इसमें कविताएं प्रकाशित हुआ करती थी। और रामविलास शर्मा का कथन यह है कि यह शुद्ध साहित्यिक पत्रिका नहीं थी। इसका मतलब ये नकार नहीं रहे कि साहित्यिक पत्रिका नहीं थी, ये मानते हैं, लेकिन इनका मानना है कि पूर्ण रूप से साहित्यिक नहीं थी। और वह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। अर्थात इसके अंदर ये भी प्रकाशित होते थे, समाचार भी प्रकाशित होते थे, साहित्य भी होता था
और आपके राजनीति से संबंधित भी कोई मुद्दे होते थे वो भी इसमें प्रकाशित होते थे। इसलिए कहा है कि पत्रकारिता के प्रति भारतेंदु का दृष्टिकोण अराजनीतिक नहीं था, अर्थात वो पत्रकारिता में राजनीति को छोड़कर नहीं पत्रकारिता को प्रकाशन करते थे, राजनीति भी साथ में जुड़ी होती थी, इसलिए उनका दृष्टिकोण राजनीतिक था नहीं। इसलिए इसमें समाचार हो गया या और जो है उस समय के लेख है वो सब प्रकाशित होते थे, इसलिए शुद्ध रूप से ये साहित्यिक पत्रिका नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं हिंदी की पहली साहित्यिक पत्रिका मानी जा सकती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पत्रिका का एक सिद्धांत सूत्र जो पत्रिका के ऊपर प्रकाशित हुआ होता था, खल जनन सो सज्जन दुखी मत होई हरि पद मति रहे अपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत गए कर दुख बहे। ये इनका शुद्ध आप कह सकते ध्येय वाक्य था, सिद्धांत सूत्र है। वो कह रहे हैं कि खल जनन से, खल का मतलब बुरे, बुरे लोगों से सज्जन दुखी मत हो। बुरे लोग भरे पड़े हैं लेकिन सज्जन अच्छे लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हरि पद मति रहे, इसलिए हे जो अच्छे लोग थे उनको कहते थे कि आपकी जो है बुद्धि है, आपकी मति है ईश्वर के चरणों में बनी रहे। अब धर्म छूटे, बुरे विचार जो है वो छूटे। स्वत्व निज भारत गए, भारत जो है गहे का मतलब ले ग्रहण करे या अपनाए। स्वत्व का मतलब होता है स्वतंत्रता का भाव, ये भारत इसको ग्रहण करे लहे। और कर दुख छूटे, उस समय जनता पर अंग्रेजों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के कर जो है लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, इस कर का जो दुख है वो जो है समाप्त हो जाए। तो ये जो है इनका एक सिद्धांत सूत्र था, वो इस पत्रिका के आगे जो प्रकाशित होता था। यह अपने समय की सबसे तेजस्वी पत्रिका मानी जाती है कि भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के प्रकाशन के साथ ही पत्रकारिता में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाया था, इसलिए ये अपने समय की सबसे तेजस्वी पत्रिका मानी जाती है। इसीलिए इसकी मांग इतनी थी कि बाल मुकुंद गुप्त को भी कहना पड़ा कि एक एक अंक के लिए लोग टकटकी लगाए हुए देखा करते थे कि इसका जो है ना अगला अंक कब आएगा। इस तरह की इस पत्रिका की मांग थी। पहले इसमें क्या होता था, प्राचीन कवियों की कविताओं का प्रकाशन ही इसका मुख्य उद्देश्य था। जब ये शुरू में प्रकाशित होती तो यही उद्देश्य लेके चली थी कि इसमें केवल प्राचीन कवियों की कविताएं ही प्रकाशित करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही ये साप्ताहिक हुई और इसमें गद्य वगैरह भी लिखा जाना शुरू हुआ, तो इसमें सर्वप्रथम प्राचीन कवियों की कविताएं छपा करती थी, बाद में इसमें गद्य भी लिखा जाने लगा और साप्ताहिक होने के बाद समाचार भी इसमें जुड़ गए और राजनीति व सामाजिक लेख भी इसमें स्थान पाने लग गए थे। यह हिंदी नव जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाली पत्रिका मानी जाती है, इसलिए इसका बहुत महत्व रहा है अपने समय में। अब आगे देखते हैं क्या हुआ इस पत्रिका में। इसी पत्रिका में भारतेंदु ने स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार के लिए अपना प्रतिज्ञा पत्र छापा था। भारतेंदु जी स्वदेश कह सकते हो कि स्वदेशी के लिए बड़े हिमायती थे, तो वो प्रतिज्ञा पत्र छापा था कि आज आगे से स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे और अंग्रेजी शिक्षा और नीतियों का भांडाफोड़ किया, हिंदी के प्रचार और विकास के लिए आंदोलन किया। ये सारा काम जो है भारतेंदु जी ने इसी पत्रिका के माध्यम से किया। अब क्या हुआ कि भारतेंदु जी इस पत्रिका को समय पर नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि हर सप्ताह इसका अंक जो है प्रकाशित होना जरूरी था, तो उनको इतना समय नहीं मिल रहा था, या और पत्रिकाएं जो जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन भी उनके साथ में जुड़ चुकी थी, तो इसका समय पर अंक नहीं निकाल पा रहे थे। इसलिए क्या हुआ है कि इसके संपादन का जो कार्य था वो अपने मित्र, ये याद रखना, चिंतामणि धड़फल्ले, ये इनके मित्र थे और ये कवि वचन सुधा उनको सौंप दी थी। तो संपादन का कार्य जो कर रहे थे वो कर रहे थे आगे भारतेंदु के बाद चिंतामणि धड़फल्ले। और फिर भारतेंदु जी के निधन के बाद 1886 में इस जो ये पत्रिका बंद हो गई। तो कहने का अर्थ है 1868 से शुरू हुई थी और 1886 तक इसका संपादन होना, मतलब यहाँ 86 तक इसका संपादन होता था। अब इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने योग्य है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। पहली टिप्पणी है बाल मुकुंद गुप्त की, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। वो क्या कह रहे हैं, वो इस कथन के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कितनी प्रसिद्ध रही होगी ये पत्रिका, कि यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे, ठीक है, हिंदी भाषा के प्रेमी कम थे और ऊपर से साहित्य पढ़ने वाले तो और भी कम, तो भी हरिश्चंद्र के ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह कर ली थी कि कवि वचन सुधा के हर नंबर के लिए, एक एक अंक के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था, कि लोग प्रतीक्षा करते थे कि अगला अंक कब प्रकाशित होगा, इस तरह से। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये पत्रिका अपने समय की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रही होगी।
डॉक्टर रामविलास शर्मा भारतेंदु युग पर बहुत अच्छा लिखा है। उनके कथन बहुत महत्वपूर्ण है भारतेंदु की पत्रिकाओं को लेकर। तो वो क्या कह रहे हैं कि कवि वचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिक की तरह थी। उन्होंने कहा है कि जनता के हितों के लिए लड़ने वाला एक निर्भय सैनिक कैसे होता है, वैसे ये कवि वचन सुधा थी। उसने अंग्रेजी राज्य में जनता के शोषण की सच्ची तस्वीर खींची इस पत्रिका के माध्यम से। तो ये कथन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। आगे ये देखो, यह पत्रिका, ये कथन भी अच्छा है, यह पत्रिका जनता का पक्ष लेने वाली, जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाली, राजनीति के पीछे चलने वाली नहीं, इकाई नहीं, वरन उसे मशाल दिखाने वाली सच्चाई थी। ये कथन भी बड़ा अच्छा जो है कि ये किसी तरह से राजनीति के पीछे नहीं चलती थी, बल्कि उसे मशाल दिखाने वाली एक सच्चाई की भांति थी कि जो अंग्रेजी राज्य में जो बुराइयां हैं उनको सामने रखने का कार्य ये करती थी। और इसके अलावा ये एक और कथन है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ करके भारतेंदु ने वास्तव में एक नए युग का सूत्रपात किया। तो ये 3 कथन है रामविलास शर्मा के, बड़े महत्वपूर्ण है। और ये पत्रिका थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा, भारतेंदु की पहली ही पत्रिका। अब भारतेंदु जी की दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। 15 अक्टूबर 1873 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था काशी से, और ये निकलती थी मासिक पत्रिका के रूप में। कवि वचन सुधा तो बाद में साप्ताहिक हो गई थी, लेकिन ये तो अंत तक मासिक ही बनी रही। इसका ध्यान रखना, संपादक भारतेंदु है ही। 8 अंकों के बाद, अर्थात ये हर महीने प्रकाशित होती थी, तो हम ये कह सकते हैं 8 अंक मतलब 8 महीने। तो 8 माह के बाद इसका नाम बदल दिया, और नाम बदल के कर दिया हरिश्चंद्र चंद्रिका। पहले नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन, और उसके बाद नाम बदल के कर दिया हरिश्चंद्र चंद्रिका। सुविधा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी। तो कहीं ऐसा था कि भारतेंदु जी जो है अपनी पत्रिकाओं में कभी कभी राजभक्ति भी कर बैठते थे, इसलिए उनकी पत्रिकाएं जो है ना, कुछ 100 आप कह सकते हो प्रतियां, वो अंग्रेज भी या अंग्रेजी सरकार भी उसको लेती थी अपने कार्यालयों के लिए, इसलिए इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वो प्रकाशित करते थे। इस पत्रिका का मूल स्वर क्या था कि एक तो देशोन्नति और अंग्रेजी शासन की नुक्ताचीनी का था। अंग्रेजी शासन की नुक्ताचीनी, कमियों को उजागर करना जो थी, और उसके अलावा देश की उन्नति की बात करना, ये इस पत्रिका का मूल स्वर था। इसके अलावा भारतेंदु जी जो भी नए नए उस समय के लेखक थे, उन लेखकों को बहुत प्रोत्साहित करते थे लेख लिखने के लिए। और आपको ध्यान में हो तो भारतेंदु जी ने एक कविता वर्धिनी सभा की भी स्थापना की थी। उसमें भी यही होता था, समस्या पूर्ति हो गए, नए नए लेखकों को प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें। इसलिए ये नए नए लेखकों के संगठन का आधार बनी थी। नए नए लेखक भी यहाँ आकर अपने लेख प्रकाशित करवाते थे। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस पत्रिका को लेकर क्या कहा है कि इसे भारतेंदु युग का साहित्यिक मुखपत्र, ठीक है, कि भारतेंदु युग में कैसा साहित्य लिखा जा रहा है, अगर उसको देखना है तो कवि वचन सुधा को देखना चाहिए। तो भारतेंदु युग का साहित्यिक मुखपत्र कहलाता है कौन, हरिश्चंद्र मैगजीन कहो या हरिश्चंद्र चंद्रिका कहो, इससे कहा जाता था। ये रामविलास शर्मा का कथन है, थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट करके। इसके अलावा अब क्या है, इस पत्रिका में और क्या क्या प्रकाशित होता था, तो इसी मैगजीन में ये जो है आपके बात आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखी है कि इसी मैगजीन में हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलीराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि प्रकाशित हुए थे इसमें। ये बड़े प्रसिद्ध लेख थे, और ये सारे लेख आपके हरिश्चंद्र मैगजीन में या चंद्रिका में प्रकाशित हुए। इसलिए भारतेंदु जी स्वयं ने कथन कहा था, एक बात कही है कि जैसे उमंग के जोरदार लेख मेरे और मेरे मित्रों के मैगजीन में लिखे गए और छपे, वैसे फिर न लिखे। इसका अर्थ है कि ये भी बड़े उत्साह के साथ, जोर शोर के साथ में ये जो है इसमें अपने लेख प्रकाशित किया करते थे। ये भारतेंदु जी ने स्वयं ये बात कही है। अब आगे और क्या हुआ है कि जैसे ही साप्ताहिक हुई, साप्ताहिक क्या है, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया था और हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया, हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। अब क्या हुआ कि इस पत्रिका को भी भारतेंदु जी समय पर प्रकाशित नहीं कर पा रहे थे, समय पर इसके अंक नहीं निकलते थे। तो उदयपुर के हमारे मोहनलाल विष्णु पांड्या, उन्होंने आग्रह किया कि इस पत्रिका को मुझे सौंप दीजिए और आगे से इसका संपादन मैं करूंगा। तो उनके आग्रह पर यह पत्रिका 1880 में
उदयपुर के मोहनलाल विष्णु पांड्या ने इसे लिया है, किसे, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, और बाद में इसका नाम बदल के कर दिया मोहन चंद्रिका। इसका मतलब अब नाम और बदल गया, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और अब नाम जाके क्या हो गया है, मोहन चंद्रिका। तो इन्होंने मोहन चंद्रिका नाम से निकाला। मोहनलाल विष्णु पांड्या वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को जो है प्रामाणिक सिद्ध करने की सबसे अधिक जो है कोशिश की थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार वो क्या कह रहे हैं, इस कथन का सिद्ध है कि इन्होंने, जब वो मोहनलाल विष्णु पांड्या का उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था, अर्थात मोहन चंद्रिका नाम से इन्होंने आगे प्रकाशन शुरू किया। लेकिन ये भी जो थे मोहनलाल विष्णु पांड्या भी इसका ठीक ठाक संपादन कर नहीं पा रहे थे और इसकी दशा धीरे धीरे गिरती जा रही थी। तो बाद में राधा कृष्ण दास ने फिर आग्रह किया भारतेंदु जी से कि आप इसको वापस लीजिए चंद्रिका को और आप इसका संपादन आप ही कीजिए। तो राधा कृष्ण के आग्रह पर भारतेंदु जी ने क्या किया कि मोहनलाल विष्णु पांड्या से इस पत्रिका को 1884 में वापस लिया और भारतेंदु जी ने पुनः इसे नवोदिता हरिश्चंद्रिका नाम से फिर निकाला। तो ये चौथा नाम है, मैगजीन, चंद्रिका, मोहन चंद्रिका और नवोदिता। कि अब ये पत्रिका वापस आई है नवोदिता, नवोदित हुई है, ठीक है। तो इस नाम से भारतेंदु जी ने वापस निकाला, लेकिन क्योंकि मासिक थी तो 2 माह बाद ही भारतेंदु जी की मृत्यु हो गई और तीसरा अंक भारतेंदु जी के छोटे भाई ने निकाला था, लेकिन पांड्या जी ने नोटिस दे दिया और उसके बाद ये पत्रिका बंद हो गई। तो ये था इस भारतेंदु मैगजीन का एक इतिहास। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है इनको लेकर कि भारतेंदु ने सत्य और न्याय का पक्ष लिया, चाटुकारों, राजभक्तों और रूढ़िवादियों की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन हिंदी जनता का सशक्त स्वर बन गई। सरकार का उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा, लेकिन देश सेवा का जो बीड़ा उठाकर उन्होंने इतिहास में देश सेवा का जो बीड़ा उठाया था उसे उठाकर उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। तो मैं कहा ना कि कभी कभी वो राजभक्ति भी कर लेते थे, लेकिन राजद्रोह की ज़्यादा गंध आने से सरकार जो है इनकी जो प्रतियां हैं धीरे धीरे लेना बंद कर दिया था। इसलिए सरकार के कोपभाजन भी वो बहुत बार बने थे भारतेंदु जी। तो ये बात कही है रामविलास शर्मा ने। अब इस पत्रिका को लेकर एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। पहले ही मैंने जिक्र किया है कि भारतेंदु जी से पहले 2 प्रकार की शैलियाँ भाषा की, हिंदी की, एक थी उर्दू मिश्रित हिंदी जो शिव प्रसाद लेकर चल रहे थे, एक थी संस्कृत निष्ठ हिंदी जो आपके राजा लक्ष्मण सिंह लेके चल रहे थे। भारतेंदु जी ने बीच का मार्ग निकाला और जो बोलचाल की सहज हिंदी भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए उस समय वो हरिश्चंद्री हिंदी नाम से भी जानी जाती थी। और इसका पहली बार साफ सुथरी परिमार्जित हिंदी का पहली बार प्रयोग उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन में किया था, या हरिश्चंद्र चंद्रिका जो भी को इसमें किया था। इसलिए भारतेंदु जी स्वयं ने ये बोला था कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, क्योंकि इसका प्रकाशन 1873 में शुरू किया था, इसलिए हिंदी नई चाल में ढली। तो इसको लेकर एक तो विशेष ये बात याद रखनी है कि परिमार्जित हिंदी के प्रथम दर्शन इसी चंद्रिका में हुए, साफ सुथरी हिंदी के। इसलिए भारतेंदु ने कालचक्र नामक एक जर्नल लिखा था, उसमें लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। शुक्ल जी ने जर्नल की जगह पुस्तक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या लिखा था, एक जर्नल लिखा था, पुस्तक नहीं लिखी थी। शुक्ल जी इसी भाषा को लेकर, जो इन्होंने भाषा में शुद्धता लाई थी, इसी को लेकर शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु जी की कला के साथ प्रकट हुआ। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए थे। इसीलिए शुक्ल जी ने यहाँ अगला कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जो यहाँ गद्य प्रकाशित होता था और वो ठीक ठाक हिंदी में, साफ सुथरी हिंदी में प्रकाशित होता था, और गद्य भी ठीक ठाक परिष्कृत हो रहा था, साफ हो रहा था। तो ये पहला जो है परिष्कृत रूप पहले पहल किसमें, इसी हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट होता है। तो ये कथन शुक्ल जी का है, यह भी एक बार किसी परीक्षा में आ चुका है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी नई चाल में ढली 1873 इसी मैगजीन के साथ में। तो ये 2 पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। अब तीसरी पत्रिका है आपने भारतेंदु की, वो है बाला बोधिनी, ठीक है।
इसका प्रकाशन जनवरी 1874 से शुरू किया था। ये काशी से प्रकाशित होती थी और विशेष क्या है कि यह महिला शिक्षा को समर्पित थी और कुछ नहीं था, केवल महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से इसका प्रकाशन होता था। और विशेष ये बात है कि ये भारत की पहली नारी चेतना विषयक पत्रिका मानी जाती है। पहली ऐसी पत्रिका है जो नारी चेतना को लेकर लिखी गई थी, इसलिए भारत की पहली नारी चेतना विषयक पत्रिका मानी जाती है। इसके मुख पृष्ठ पर लिखा होता था, ये भी ध्यान रखना है, सीता अनुसुईया सती अरुंधति अनुहारी, शील लाज विद्यादि गुण लहो सकल जग नारी। सीता अनुसुईया सती अरुंधति, ये अनुहारी है, अनुसरण करने योग्य जैसी है। शील शिष्टाचार में, लाज में, विद्या आदि गुण, ये सब जो है जगत की सारी जो है नारियां हैं, इनसे सीख सकती है, सीखा जाना चाहिए। तो ये इनके मुख पृष्ठ पर लिखा होता था। अब क्या हुआ है कि 4 वर्ष तक भारतेंदु जी ने संपादन किया इस बाला बोधनी का, और बाद में सरकार के कोप भाजन के कारण बंद हो गई। ठीक है, सरकार के क्रोध के कारण ये पत्रिका को बंद करना पड़ा। अब उस संबंध में रामविलास शर्मा ने कथन लिखा है कि क्यों बंद हुई है, तो देखेंगे कि भारतेंदु कुछ दिन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे और बाद में म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बना दिए गए। उनकी हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी, देखो 2 पत्रिकाओं का जिक्र है, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं की 100 प्रतियां, 100 कॉपियां सरकार लेती थी, लेकिन भारतेंदु की रचनाओं में राजद्रोह की गंध आने से, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बार बार लिख रहे थे, इसलिए राजद्रोह की गंध आने से उन्होंने प्रतियां लेना बंद कर दिया और धीरे 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 ये हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी भी क्या हो गई, बंद हो गई। आर्थिक सहयोग मिलता था, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया, इसलिए पत्रिका भी बंद हो गई। तो ये 3 पत्रिका थी भारतेंदु जी को लेकर, ये विशेष तौर पर याद रखना है। पहली पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा, दूसरी का नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका कहो, मैगजीन कहो, और तीसरी पत्रिका का नाम है बाला बोधनी। तो इन तीनों का विशेष ध्यान रखना, इनमें जो सामग्री है उसके बारे में ध्यान रखना। अब भारतेंदु जी के अलावा और कौन कौन संपादक थे, कौन कौन ऐसे रहे हैं जिन्होंने पत्रिकाएं निकाली है, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब अगला महत्वपूर्ण ये भी है, जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। ये 1877 में प्रयाग से और मासिक पत्र के रूप में निकलता था, और इसके संपादक विशेष याद रखना, भूलना मत, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। और इसके मुख पृष्ठ पर हर पत्रिका कुछ न कुछ अपने मुख पृष्ठ पर वहाँ लिखा करती थी, मेन पृष्ठ पर, कि शुभ शुभ सरस देश स्नेह पूरितन प्रकट हवे आनंद भरे, कि इस देश में जो है देश सरस रहे, देश में स्नेह बना रहे, स्नेह से पूरित हो जाए, ये सब प्रकट हो और आनंद से भरा पूरा रहे, ये सब बातें किया करते थे। विशेष कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का इस पत्र को लेकर और अपने बालकृष्ण भट्ट को लेकर। ये महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं, देश प्रेम का जैसा उत्साह इस पत्र ने दिखलाया था, वैसा अन्यत्र नहीं देखा गया। कहने का अर्थ है उनको ये लगता है कि ऐसा देश प्रेम तो भारतेंदु के भी पत्रिका में नहीं देखने को मिलेगा, जैसा देश प्रेम आपको हिंदी प्रदीप में देखने को मिला है। तो देश प्रेम का जैसा उत्साह इस पत्र में दिखलाया था, वैसा अन्यत्र नहीं देखा गया। उन्हें अर्थात बालकृष्ण भट्ट को राजभक्ति और देशभक्ति की खिचड़ी बेहद नापसंद थी। ये शुद्ध रूप से जो कहा है ना, राजभक्ति और देशभक्ति की खिचड़ी, ये भारतेंदु को संकेत करके कहा गया है, क्योंकि भारतेंदु जी कभी कभी राजभक्ति को लेकर भी कुछ कविताएं प्रकाशित कर बैठते थे। जैसे उनकी जो हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, उसमें एक कविता प्रकाशित हुई जिसका नाम था भारत वीरत्व। ये कविता जो है ना, इस कविता में जब दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उस समय भारतेंदु जी ने ये कविता लिखकर, भारत वीरत्व कविता लिखकर, भारतवासियों में या भारत के जो वीर थे उनको आह्वान किया है और उनको कहा है कि आप अंग्रेजों के साथ मिलकर इस युद्ध में लड़िए, और अंग्रेजों की खूब भर भर के प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो संभव है कि उसी को ध्यान में रखते हुए आपके बच्चन सिंह ने ये कहा कि कभी कभी वो राजभक्ति भी कर बैठते थे और कभी वो देशभक्ति। तो ये खिचड़ी जो थी ना, वो बालकृष्ण भट्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए बालकृष्ण भट्ट स्वयं क्या कह रहे हैं उसको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित, ये वही बात हुई कि या तो राजभक्ति कर लो या प्रजा के हित की बात करो, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि दोनों साथ में कैसे निभ सकता है, जैसे हंसना और गाल फुलाना, दोनों एक साथ संभव नहीं है।
आप हंस भी रहे हो और गाल भी फुला रहे हो, कभी संभव नहीं है। बहुरी चबाना और शहनाई बजाना। बहुरी कहते हैं खड़ा धान, जो अनाज होता है ना, उस कि आप धान भी चबा रहे हो, अनाज भी चबा रहे हो और शहनाई भी बजाना चाहते हो, दोनों साथ में संभव नहीं है। उसी तरह से ऐसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। यह भी क्या कि राजभक्ति और देशभक्ति ये दोनों साथ में संभव नहीं है। इसीलिए ये देशभक्ति की बात ज़्यादा करते थे, राजभक्ति बिल्कुल इन्होंने छोड़ी थी। अब क्या हुआ है कि पाठकों की कमी और आर्थिक संकट ये सामान्य था उस समय, हर पत्रिका को इनसे जूझना पड़ा था। तो आर्थिक संकट है, पाठकों की कमी के बाद भी और कई कठिनाइयाँ आई होगी, उसके बाद भी इसको 33 वर्षों तक संपादित करते रहे बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रकार के समर्पित एक तरह से संपादक कह सकते हैं कि इन्होंने अपने, कई कठिनाइयाँ आई होगी, पैसों की कमी आई होगी, सब अपनी ओर से सब लगाते गए और 33 वर्षों तक जो है इसका संपादन किया। तो ये याद रखना, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद एक पत्र और है जिसका नाम है मित्र विलास। ये ठीक है, इसको भी अगर याद रखो तो अच्छी बात है। 1877 में संपादक थे कन्हैया लाल। लाहौर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था। विशेष बात क्या है कि ये पंजाब क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इससे पहले कोई पत्र ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ है पंजाब क्षेत्र से, क्योंकि लाहौर से प्रकाशित होता था। इसे सनातन धर्म समर्थक पत्र भी माना जाता है। और शुक्ल जी ने एक बात क्या कही है कि कवि वचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा पर मुग्ध होकर पंडित गोपीनाथ, ये पत्र को निकालने वाले थे पंडित गोपीनाथ, और संपादक कर रहे संपादक थे इसका, इनके थे कन्हैया लाल। तो पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था। तो कवि वचन सुधा से प्रभावित होकर इन्होंने ये पत्र निकाला। बस इसमें ये ध्यान रखना है, ये पंजाब क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र है। उसके बाद अगला पत्र भी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है भारत मित्र। प्रकाशन होता है 1877 और कलकत्ता से। संपादक है रुद्रदत्त। पहले ये पत्र पाक्षिक, फिर साप्ताहिक और अंत में दैनिक हुआ है। अब शुक्ल जी ने इसके बारे में क्या बात कही है कि संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र इसी कमेटी द्वारा ये पत्र निकालना शुरू किया था। तो भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। तो ये कथन है शुक्ल जी का इस पत्र को लेकर। भारत मित्र संपादक थे रुद्रदत्त, कलकत्ता से 1877 में प्रकाशित होता था। अगला पत्र है सार सुधा निधि। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। 1879 कलकत्ता से और साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। संपादक महत्वपूर्ण है पंडित सदानंद मिश्र थे। अब इसमें विशेष क्या था कि इसी पत्र में 27 सितंबर 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा था, पहली बार। उसके बाद काशी के साहित्यकार और पत्रकारों ने मिलकर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी। तो पहली बार ये प्रस्ताव किस पत्रिका में रखा गया था? वो है सार सुधा निधि पत्रिका, इसमें ये जो है प्रस्ताव रखा गया था। तो ये ध्यान रखना, संपादक थे सदानंद मिश्र। अगली पत्रिका, इसके बारे में भी प्रश्न आ चुका है, तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। आनंद कादम्बिनी 1881 में मिर्जापुर से और मासिक पत्र के रूप में ये प्रकाशित होता था। संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु युगीन साहित्य की एक विशेषता रही है जिंदा दिली, उन सब में मिलेगी। तो वो जिंदा दिली सबसे अधिक अगर आप देखोगे तो किसमें है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन में। तो शुक्ल जी भी वही बात कह रहे हैं कि सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी, और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इनको किसी और की परवाह नहीं थी कि पता नहीं दूसरे लेखक आएंगे, लिखेंगे, करेंगे। वो अपने ही विचारों को इसी पत्र में प्रकाशित करते थे। अब एक और ध्यान रखना है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने एक और पत्र का जो है संपादन किया था, जिसका नाम था नागरी नीरद। ये भी मिर्जापुर से 1893 में प्रकाशित होता था। तो ये दो पत्रों का संपादन किया है, नागरी नीरद और आपके आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र है जिसका नाम है ब्राह्मण। 1883 कानपुर से ये मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था, और ये प्रश्न तो अभी 2024 वाले फर्स्ट ग्रेड में आ ही चुका है।
संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। अब ये हुआ था कि पहले ही बताया कि पाठकों की कमी तो घोर चल रही थी, और जब पाठक ही नहीं है तो आर्थिक दशा भी ठीक नहीं होनी है उस पत्र की। तो भाई पाठकों की कमी चल रही थी, इसको समझते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने 8 महीने इस पत्र को निःशुल्क वितरित किया, और लगा कि भाई ठीक है, पाठक आज नहीं तो अगले महीने पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे। लेकिन 8 महीने तक किसी प्रकार का किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। तो आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी इस पत्र की। तो प्रताप नारायण मिश्र को चंदे के लिए अपील करनी पड़ी उन पाठकों से, और अपील बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आती है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। 8 महीने बीत गए हैं, आपने 1 रुपया तक नहीं दिया है, इसलिए अब तो थोड़ा बहुत दक्षिणा दान कीजिए। और रामविलास शर्मा का कथन इसको लेकर इंपॉर्टेंट है कि संपादक के व्यक्तित्व की छाप जैसी ब्राह्मण पत्र पर थी, वैसी और किसी पत्र पर नहीं। अर्थात संपादक पूर्णतः आप कह सकते हो समर्पित होकर इसको संपादित कर रहे थे, ऐसी छाप किसी पत्र पर नहीं मिलेगी। उनकी नस नस में शरारत और विद्रोह भरा हुआ था प्रताप नारायण मिश्र के, और वह उनकी एक एक लाइन से प्रकट होता है। जब वो लिखा करते थे तो शरारत और विद्रोह दोनों दिखती थी। हास्य के साथ स्वाधीन चेतना फैलाने में यह पत्र सबसे आगे था। ये ध्यान रखना, हास्य और स्वाधीन चेतना फैलाने में यह पत्र सबसे आगे है। कौन सा? ब्राह्मण पत्र। ध्यान रखना, कानपुर से 1883 में, और संपादक प्रताप नारायण मिश्र। ये थोड़ा याद रखना। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पत्र है पीयूष प्रवाह। 1884 में काशी से और मासिक रूप में प्रकाशित होता था। संपादक है इसके पंडित अंबिका दत्त व्यास। विशेष क्या है कि इस पत्र का पहले नाम था वैष्णव पत्रिका, और बाद में इसका नाम कर दिया था पीयूष प्रवाह। ठीक है, इसके बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखना। अगला पत्र है, ये हिंदी का तो नहीं है, अखबार चुनार। वैसे उर्दू का पत्र है, लेकिन शुक्ल जी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात की, इसलिए मैंने इनको साथ में जोड़ा है। 1886 में ये चुनार मिर्जापुर में एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां से ये प्रकाशित होता था, इसलिए अखबार चुनार मासिक रूप में। और इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। भाषा इसकी क्या थी? ये पूर्णतः उर्दू में प्रकाशित होता था। लेकिन शुक्ल जी ने बाल मुकुंद गुप्त के लिए कितनी सुंदर बात कही है, क्या है कि ये अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक, मतलब ये बात किसी और के लिए भी नहीं कही। भारतेंदु जी तो गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद ये अपने समय के सबसे कुशल संपादक माने जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। अब अगली पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका। इस संबंध में तो कॉल लेक्चर में ये कथन पूरे वापस आ चुके हैं, प्रश्न आ चुका है। नागरी प्रचारणी पत्रिका की शुरुआत हुई थी 1896 में काशी से। संपादक कौन थे? तो एक तरह से नागरी प्रचारणी सभा ही थी, लेकिन शुरुआती संपादकों में आपको डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास आपको मिलेंगे। 4 नाम आपको शुरुआती संपादकों के हैं। आरंभ में यह त्रैमासिक पत्रिका थी, 3 महीने में एक बार निकलती थी नागरी प्रचारणी पत्रिका, यह ध्यान रखना। और 1907 से यह मासिक हो गई। 1907 के बाद हर महीने प्रकाशित होती थी, और पहले त्रैमासिक थी। यह हिंदी की पहली शोध पत्रिका मानी जाती है। नागरी प्रचारणी सभा का भी यही कार्य था कि हिंदी के जो भी साहित्य है, जो छिपा पड़ा है या साहित्य जो प्रकट नहीं है, उनको सामने लाना और शोध करने का कार्य करना। तो इसी पत्रिका में भी वो शोध पत्र वगैरह छपा करते थे, इसलिए हिंदी की यह पहली शोध पत्रिका मानी जाती है। हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार का कार्य भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये कुछ पत्रिकाएं थी भारतेंदु युग की जो महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी पत्रिकाएं हैं, जिसकी सूची मैं आपको आगे यहाँ दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ। और इसमें भी सारा ध्यान नहीं रखना है, कुछ एक जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में, और मैंने नोट्स में बोल्ड करके रखा हुआ है, उनको थोड़ा विशेष देख लेना। अब इसमें से एक ये देख लेना, हिंदी दीप्ति प्रकाश 1872 में कार्तिक प्रसाद खत्री इसके संपादक थे, ये ध्यान रखना। एक है बिहार बंधु 1872 में पंडित केशवराम भट्ट, और मासिक रूप में ये पत्र प्रकाशित होता था। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट करके रखना, सदादर्श, यह 1874 में निकलता था, और इसके संपादक थे लाला श्रीनिवास दास, और ये मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। 2 वर्ष बाद कवि वचन सुधा में सम्मिलित हो गया। 2 साल तक लाला श्रीनिवास दास ने अलग से इसका संपादन किया, लेकिन बाद में इसको कवि वचन सुधा में ही शामिल कर दिया। एक और ध्यान रखना, भारत बंधु,
ये 1876 में प्रकाशित हुआ था। बाबू तोताराम इसके संपादक थे और ये अलीगढ़ से प्रकाशित होता था। उचित वक्ता के बारे में भी कई बार आता है। तो उचित वक्ता 1878 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के जो है ये संपादित करते थे और कलकत्ता से। ये भी थोड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 पंडित वंशीधर वाजपेयी साप्ताहिक, और यह उदयपुर से प्रकाशित होता था। तो जो जो राजस्थान के पत्र हैं उनको भी थोड़ा एक बार देख लेना। जैसे ये देश हितैषी है और ये भी राजस्थान अजमेर से प्रकाशित होता था 1882 में पंडित मुन्ना लाल वर्मा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण है एक यह है हिंदुस्तान पत्र। इसकी विशेषता क्या है? 1883 में 83 में ये निकलता था राजा रामपाल सिंह द्वारा और ये दैनिक था, लेकिन ये पहली बार इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ था। अर्थात इसके शुरुआती कुछ अंक थे ना, वो इंग्लैंड से प्रकाशित हुए थे और उसके बाद वहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, लेकिन 1885 के बाद ये काला कांकर से प्रकाशित होने लगा था। पहले इंग्लैंड से और दूसरी बार जो है प्रकाशित हुआ ना, तो वो हुआ है काला कांकर, काशी से प्रकाशित होता था। एक है भारत जीवन पत्र 1884, रामकृष्ण वर्मा इसके संपादक थे और इसमें विशेष क्या है कि इस पत्र का नामकरण भारतेंदु जी ने किया था। ये जो है ना भारत जीवन, ये नाम रखा था भारतेंदु जी ने, विशेष ध्यान रखना। और अगला पत्र का नाम ही है भारतेंदु और इसके संपादक राधाचरण गोस्वामी। 1884 में इसका संपादन होता था वृंदावन से। तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है कि भारतेंदु नाम है तो भारतेंदु का नहीं है, ये राधाचरण गोस्वामी का ये पत्र है। तो यह थे महत्वपूर्ण कुछ पत्र भारतेंदु युग के, जिसकी हमने चर्चा की। कौन कौन संपादक थे, सारी बातें हमने आपके सामने रखी। और ये जो है इसकी पूरी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है, मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, साहित्य पीठ पर आपको A4 साइज में मिल जाएगी और ठीक ठाक नोट्स बनाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित। वो आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो और उसी नोट्स के पीछे लगभग 40 के आसपास प्रश्न होंगे जो पुराने परीक्षाओं में अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसका भी मैंने पीछे संकलन कर दिया है उत्तर सहित, तो वहाँ पर भी पढ़ लेना। और कुछ प्रश्न मैंने वहाँ बनाए हुए हैं तो उसको भी, ताकि आपके अभ्यास में काम आएंगे। तो जुड़े रहिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर विजिट कीजिए जो नहीं जुड़ा है। और जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो और कोई शंका है या समस्या है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो पढ़ते रहिए, सहज रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।